नमस्कार दोस्तों, 7 मार्च 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहली न्यूज देखते हैं, क्या है एसबीआई रिसर्च, फ्यूल प्राइसेस विल ड्रॉप इफ ब्रॉट अंडर जीएसटी। देखिए यहाँ पे एसबीआई की एक रिसर्च की रिपोर्ट आई है, उसके हिसाब से ये बोला गया है कि अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी रिजीम के अंदर ले आते हैं तो अगर आप बात करो तो सेंटर और स्टेट्स के जो टैक्स लगाए जाते हैं, इस जीएसटी को लगाने के बाद जो सरकार को रेवेन्यूज का नुकसान होगा वो होगा लगभग 1 लाख करोड़ रुपए साल में। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एजम्पशंस लिए गए हैं। ठीक है भाई, अगर आप पेट्रोल के दाम 75 रुपए प्रति लीटर पे ले आओ, अगर आप डीजल के दाम 68 रुपीज प्रति लीटर पे ले आओ, उसके साथ साथ जीएसटी रेट लगाओ 28% का, और आप पेट्रोल के ऊपर 30 रुपए का सेस लगाओ, डीजल के ऊपर 20 रुपए का सेस लगाओ। मान लीजिए कि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस $60 पर बैरल पे है और रूपी डॉलर का एक्सचेंज रेट 73 पे चल रहा है, तो इसके हिसाब से सरकार के पास सालाना 1 लाख करोड़ रुपया कम जाएगा, जो कि जीडीपी का 2021-22 की एस्टिमेटेड जीडीपी का 0.4% है। तो कुल मिला के यहाँ पे एसबीआई की रिसर्च क्या बोल रही है। देखिए रिसेंटली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने भी ये बात बोली कि ये जो एक्सेसिव टैक्सेस लगा रही है सरकार पेट्रोल और डीजल के ऊपर, क्रूड ऑयल के ऊपर, उसके चलते फाइनल मार्केट में जो पेट्रोल और डीजल के दाम है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। आप यहां अगर देखो, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, रीजंस फॉर हाई पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस इन इंडिया। ठीक है, आप इस वीडियो को देखो तो आपको पता चल जाएगा कि सरकार किस हद तक पेट्रोल और डीजल के ऊपर टैक्स लगाती है। कुछ दिन पहले मैं अपनी स्कूटी में जब पेट्रोल भरा रहा था तो 100.7 रुपीज प्रति लीटर के हिसाब से मैंने पेट्रोल भरवाया यहाँ पे मुंबई में। तो इतने बुरे हालात हैं। तो अलग अलग क्वार्टर से यही बात उठ के आ रही है कि भाई इतना ज्यादा टैक्सेशन के चलते जो पेट्रोल डीजल के दाम है, अगर वो इतने ज्यादा हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक जाएगी। इसीलिए आरबीआई की रिसर्च रिपोर्ट ये बोल रही है कि सरकार 28% जीएसटी लगा दे, पेट्रोल के ऊपर 30 रुपए का सेस, डीजल के ऊपर 20 रुपए का सेस, $7 प्रति बैरल का अगर क्रूड ऑयल प्राइस हो, रूपी डॉलर एक्सचेंज रेट 73 हो, तो पेट्रोल का दाम 75 रुपए लीटर पहुंच जाएगा, डीजल का 68 रुपीज लीटर पहुंच जाएगा, और ओवरऑल जो सरकार को सालाना नुकसान होगा वो 1 लाख करोड़ का होगा, जो कि जीडीपी का 0.4% होगा। तो इतना ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा। और यहां पे एक और फैक्टर को इस्तेमाल किया गया, वो ये है कि अगर दाम कम होते हैं तो उससे 10% ग्रोथ होगा पेट्रोल के कंजम्पशन में, 15% ग्रोथ होगा डीजल के कंजम्पशन में फिस्कल ईयर 2021-22। तो इस इंक्रीज इन पेट्रोल और डीजल के कंजम्पशन को भी यहां पे फैक्टर इन किया गया है इस 1 लाख करोड़ रुपए के डाउनफॉल को कैलकुलेट करने के लिए। इस रिपोर्ट ने यह भी बोला है कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में अगर इस प्रकार के स्टेप्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं तो ये जो शुरुआती एस्टीमेट आया था कि जीडीपी 9.5% से गिरेगी 2020-21 में, वो एक्चुअली में 8.7% से गिरेगी। तो ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। तो एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट ये बोल रही है कि 2020-21 में 9.5% तक ना गिर के हमारी इकोनॉमी सिर्फ 8.7% गिरेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं एसबीआई के रिसर्च के, उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो नहीं है, बट ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इस रिपोर्ट में यह भी बोला गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी सरकार से बोला है कि कैलिब्रेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड रिडक्शन करना चाहिए आपको टैक्सेस में। ये जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भर भर के टैक्सेस लगा रहे हैं पेट्रोल डीजल के ऊपर, उसके चलते पेट्रोल डीजल के दाम ज्यादा हो रहे हैं। और एक और प्रॉब्लम है, अलग अलग स्टेट्स में पेट्रोल डीजल के दाम अलग अलग हैं। क्योंकि सेंट्रल टैक्सेस तो हर स्टेट में सेम है, लेकिन राज्य की जो वैल्यू एडेड टैक्सेस हैं वो अलग अलग राज्य के हिसाब से अलग अलग होते हैं। इसलिए अलग अलग राज्य में अलग अलग पेट्रोल डीजल के दाम हो जाते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम कैसे कैलकुलेट होते हैं अगर आपको ये जानना है तो वाई पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस एंड राइजिंग वाली जो वीडियो है, जिसका मैंने भी आपको रेफरेंस दिखाया, उसको देख लीजिए। वहां पे मैंने प्रॉपर कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी को आपको समझाया है कि कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। ठीक है भाई, तो ये सब बातें इस रिसर्च रिपोर्ट में बोली गई हैं। जनरल स्टडीज पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी में चीज आपको काम आएगी। आपके लिए इस आर्टिकल में बस ये काम का है। आरबीआई की रिसर्च रिपोर्ट कह रही है कि जीएसटी लगा दो 28% का, सेस लगा दो 30-20 रुपए का, ओके, 73 का एक्सचेंज रेट ले लो, तो ओवरऑल 1 लाख करोड़ रुपए कम आएगा। 75 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल होगा, 68 रुपए प्रति लीटर डीजल होगा। 10% पेट्रोल की कंजम्पशन में ग्रोथ होगी, 15% डीजल की कंजम्पशन में ग्रोथ होगी। ठीक है, इन सब के बेसिस पे सरकार को बस 1 लाख करोड़ रुपए सालाना नुकसान होगा, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी। बस ये फैक्टर यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर दीजिए।
मुझे हेल्प करने के लिए आप जॉइन रत्नबा के चैनल के मेंबर बन सकते हैं। इतनी सारी एनसीईआरटीज़ की, लक्ष्मीकांत की, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियोस और आगे भी आपके लिए लेके आऊँगा, तो इसके लिए आप जॉइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, आपकी जो नोट्स जवाब दूँगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जो ये लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और मेरे जितने भी लेक्चर्स की नोटिफिकेशन है वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। यूट्यूब सारे नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। फिर श्रीलंकन एयरफोर्स की 70th एनिवर्सरी। इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने और इंडिया के 23 एयरक्राफ्ट ने 3 डे इवेंट में पार्टिसिपेट किया कोलंबो में, जो कि सेलिब्रेट कर रहा था 70th एनिवर्सरी ऑफ श्रीलंकन एयरफोर्स। यहाँ पे इंडिया ने बोला कि हम श्रीलंका के साथ अपने डिफेंस कोऑपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। लास्ट टाइम एक इंडियन एयरक्राफ्ट ने ऐसे किसी इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, वो था 2001 में, जब श्रीलंकन एयरफोर्स की 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही थी। इंडिया और लंका के डिफेंस ट्राइब्स की बात की जाए तो श्रीलंका का 3 डेकेड लंबा जो सिविल वॉर है, वहां पे इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इकोनॉमिकली भी और मिलिटरीली भी। इंडिया की पीस कीपिंग फोर्स बहुत लंबे समय तक श्रीलंका में रही है, हालांकि बहुत कंट्रोवर्शियल रही है। श्रीलंका के अंदर बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स थे और इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स थे जो चाहते थे कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका से बाहर निकल जाए। फिर भाई 1987 में ऑपरेशन पूमलाई शुरू किया इंडिया ने। इसके चलते इंडियन एयरफोर्स ने जाफना के डिस्ट्रिक्ट में फूड सप्लाईज को गिराया, चूंकि वो सबसे ज्यादा हिट था सिविल वॉर से, तो वहां पे बहुत सारे फूड सप्लाईज पहुंचाए गए, लोगों के लिए खाने की चीजें पहुंचाई गई। श्रीलंका में जब वॉर खत्म हो गया, सिविल वॉर, और प्रॉपर डेमोक्रेसी रिस्टोर हो गई है, उसके बाद से इंडिया और श्रीलंका की जो मेन मिलिट्री पार्टनरशिप है वो है ट्रेनिंग को लेके, कैपेसिटी बिल्डिंग को लेके। हर साल 1200 श्रीलंकन मिलिट्री पर्सनल्स को इंडिया में ट्रेनिंग दी जाती है। 2020 में इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड ने श्रीलंकन नेवी की मदद की थी एक फायर फाइटिंग ऑपरेशन में। एक ऑयल टैंकर था जो श्रीलंका के ईस्ट कोस्ट पे लीक हो गया था, उसमें फायर लग गई थी, तो उस फायर को बुझाने में इंडिया ने भी श्रीलंका की मदद की थी। श्रीलंका इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया के कैलकुलेशंस में और चाइना के कैलकुलेशंस में? उसकी रीजन है श्रीलंका की लोकेशन। अगर आप नक्शे पे देखोगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि सच में श्रीलंका की जो लोकेशन है बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। यहाँ है श्रीलंका, स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बहुत पास है। चाइना से आने वाला जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, चाहे चाइना से आ रहा है चाहे चाइना में जा रहा हो, वो सब यहीं से होकर निकलता है। ठीक है, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के बाद नेचुरली अगर कोई भी वेसल पैसिफिक में जाने की कोशिश कर रहा हो या फिर इंडियन ओशन में आगे की तरफ आ रहा हो, तो श्रीलंका में ही स्टे मारेगा। हालांकि यहाँ पे इंडिया भी श्रीलंका के साथ काफी कम्पीट कर सकता है, लेकिन जिस प्रकार की फैसिलिटी श्रीलंका में है हार्बर की, उस प्रकार की इंडिया में नहीं है। देखते हैं कैसे। अगर आप बात करो तो श्रीलंका का जो कोलंबो पोर्ट है वो दुनिया का 25th बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट है, और उसका जो नेचुरल डीप वाटर हार्बर है त्रिनकोमाली में, ये 5th लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर है इन द वर्ल्ड। इस प्रकार की चीज इंडिया अभी तक डेवलप नहीं कर पाया है। जो पोर्ट सिटी है त्रिनकोमाली की श्रीलंका में, वो ईस्टर्न फ्लीट का मेन बेस हुआ करता था और ब्रिटिश रॉयल नेवी का मेन बेस हुआ करता था सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। श्रीलंका की लोकेशन कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल पर्पसेस से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप सिंगापुर है ना भाई, सिंगापुर इतना डेवलप केवल अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से हुआ है, उसी प्रकार से श्रीलंका में भी ये पोटेंशियल है कि वो अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के चलते बहुत ज्यादा डेवलप हो सकता है। जरूरी ये है कि इंडिया भी जो बिल्कुल साउदर्न मोस्ट टिप है, वहां पे जो पोर्ट्स हैं उसमें कुछ स्ट्रेटेजिक इंप्रूवमेंट करके श्रीलंका के साथ कंपीट करे। ठीक है, ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी में इंडिया को कंटेन करने के लिए इंडियन ओशन में डोमिनेंस बनाने की स्ट्रेटजी है, और इंडियन ओशन में डोमिनेंस बनाना तो कहीं ना कहीं श्रीलंका में डोमिनेंस बनाना पड़ेगा। भारत की धरती पे तो देखिए चाइना कुछ कर नहीं सकता, बट श्रीलंका जो कि स्ट्रेटेजिकली इतना ज्यादा लोकेटेड है, वहां पे चाइना जरूर घुसपैठ करने की कोशिश करता है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस में ये न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है ओपेक प्लस मूव टू हिट रिकवरी। देखिए, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा, थर्ड सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, और रिसेंटली जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं ओपेक प्लस कंट्रीज, उन्होंने क्या डिसीजन लिया है कि आउटपुट को हम रिड्यूस करेंगे, और अगर आप आउटपुट रिड्यूस करोगे तेल के तो उसके दाम बढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज और एलाइज एक ग्रुप है जिसको आप बोलते हो ओपेक प्लस, थर्सडे को मिला और इसने बोला कि भाई अप्रैल में हम अपने प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाएंगे, और अगर हम अपने प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाएंगे तो कम प्रोडक्शन आएगा मार्केट में, कम प्रोडक्शन आएगा मार्केट में तो भाई डिमांड इंप्रूव होगी, डिमांड इंप्रूव होगी तो दाम बढ़ेंगे। इस साल क्रूड ऑयल के दाम ऑलरेडी 33% बढ़ चुके हैं। ब्रेंट क्रूड फॉर मे कितने पे पहुंच गया? 67.44 प्रति बैरल पे। तो अगर आप यहां पे देखो तो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं।
अभी क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं तो भारत सरकार परेशान हो रही है। देखिए मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस धर्मेंद्र प्रधान क्या बोल रहे हैं। As one of the largest crude consuming countries, India is concerned that such actions by producing countries could have the potential to undermine consumption-led recovery and more so hurt consumers, especially in our price-sensitive market. यानी कि धर्मेंद्र प्रधान साहब यहाँ पे ओपेक कंट्रीज को एड्रेस करते हुए कह रहे हैं कि अगर आप इस प्रकार से अपने प्रोडक्शन को कम करोगे तो दाम बढ़ेंगे, और दाम बढ़ने से कोविड-19 की जो कंजम्पशन लेड रिकवरी है ये बहुत कम हो जाएगी, और डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया है इनको काफी नुकसान होगा। तो मतलब भीख सी मांग रहे हैं यहाँ पे इन लोगों के सामने कि भाई आप अपने दाम मत बढ़ाओ। यहाँ पे बेइज्जती हो गई इंडिया की। सऊदी की जो एनर्जी मिनिस्टर हैं प्रिंस अब्दुल्ला अजीज सलमान, इन्होंने क्या बोला कि इंडिया शुड स्टार्ट यूजिंग ऑयल इट बॉट चीपली ड्यूरिंग द प्राइस कोलैप्स लास्ट ईयर। इन्होंने बोला कि लास्ट ईयर 2020 में जब प्राइस गिर गए थे तब आपने जो तेल खरीदा था उससे आप इस्तेमाल कर लो। बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि ये ओपेक कंट्रीज तो भाई अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सोचेंगे ना, ये इंडिया के इंटरेस्ट के हिसाब से क्यों सोचेंगे। इंडिया क्या हर चीज बाहर के इंटरेस्ट के हिसाब से सोचता है? हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सोचते हैं, वो अपने। सोचिए उनके पास एक एसेट है वो है तेल। तेल से उनकी इकोनॉमी चलती है, तेल से उनका पैसा बनता है। जब तेल के दाम नीचे गिरते होंगे क्या उन कंट्रीज को अच्छा लगता होगा? ऑब्वियस सी बात, अच्छा नहीं लगता होगा। अभी एक बार तेल के दाम नीचे गिरे तो जिंदगी भर थोड़ा तेल के दाम नीचे करेंगे। हमारे देश की सरकार को तेल के ऊपर से टैक्स कम करना चाहिए। ये जो इतने भयंकर आपने पेट्रोल और डीजल के ऊपर टैक्स लगा रखे हैं, ठीक है ना, 100% से ज्यादा तो आप उनके ऊपर टैक्स लगा रहे हो, इसको कम करो ना भाई। आप दूसरों से भीख क्यों मांग रहे हो कि भाई तेल के दाम कम कर दो? ओपेक और ओपेक कंट्रीज तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करेंगी, एज सिंपल एज दैट। बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पे। वो दाम इंडिया के लिए कम करने वाली नहीं है। उनको अपना पैसा भरना है, उनको अपनी जेबें भरनी है। हर इंसान अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सोचता है। तो जरूरी ये है कि अगर इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं तो भारत सरकार को उसके ऊपर से टैक्स कम करना चाहिए ताकि लोगों के ऊपर इंपैक्ट ना है। भारत सरकार टैक्स कम करने के मूड में तो है नहीं, ठीक है, चाहती है कि क्रूड ऑयल के दाम हमेशा सस्ते मिलते रहे, तो वो हमेशा सस्ते तो देखिए मिलेंगे नहीं। ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही है। मिस्टर प्रधान ने देखिए यहाँ पे क्या बोला है। वी आर रियली होपफुल दैट ओपेक एंड ओपेक प्लस वुड हैव ईज्ड द प्रोडक्शन कॉस्ट to some degree, taking in account the fragile recovery of global economy, particularly in developing countries। लेकिन इस बात के लिए ये ओपेक प्लस कंट्रीज तैयार नहीं है। ओपेक प्लस कंट्रीज अब इस मूड में है कि हम अपने पेट्रोल के दामों, अपने क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन के दाम को बढ़ाएंगे ताकि हमारा भी कुछ पैसा हो। ऑलरेडी काफी सस्ता क्रूड बेच बेच के उनको नुकसान हो चुका है। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया अपना 84% ऑयल रिक्वायरमेंट वेस्ट एशियन सप्लाई से पूरा करता है, ठीक है ना भाई। अपनी 3/5 डिमांड, 60% डिमांड्स इनकी वेस्ट एशियन सप्लाईज से पूरी होती है। इस वीडियो को जरूर देख लीजिए, रीजंस फॉर हाई पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस। आज 2 आर्टिकल्स कहीं ना कहीं कॉन्टेक्चुअली इससे रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई ये ओपेक प्लस नाम का ग्रुप क्या है। सबसे पहले तो आप ओपेक ग्रुप देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ग्रुप। ये बना था बगदाद, इराक में, ठीक है। सितंबर 1960s में 5 कंट्रीज साथ में आई, जिसमें थी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला। ये फाउंडिंग मेंबर्स से ऑर्गेनाइजेशन के एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन था। इसमें कुछ और मेंबर्स जुड़ गए तो ओपेक प्लस बन गया। ओपेक प्लस क्या है? ये भी अलायंस है क्रूड प्रोड्यूसर्स का। यहाँ पे 2017 से ओपेक प्लस नाम की जो अलायंस है वो सामने आया। ओपेक प्लस कंट्रीज में ओपेक के साथ साथ कुछ और कंट्रीज हैं, जैसे अजरबैजान, बहरीन, ब्रूनेई, दारुसलाम, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सुडान और सूडान, ठीक है भाई। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट, इन सब चीजों में ये न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट आते हैं फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने पब्लिश की अपनी फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट। तो फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट निकालता कौन है? यूएनईपी निकालता है। इस 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से ये बोला गया कि दुनिया में 2019 में 931 मिलियन टन फूड बर्बाद किया गया। इतना फूड वेस्ट था कब? 2019 में। और अगर इस फूड वेस्ट को आप अर्थ के चारों तरफ सर्कल करो तो भाई 7 बार ये सर्कल कर जाएगा अर्थ को। कहने का मतलब क्या है कि भाई 40 टन के ट्रक्स को अगर आप भरोगे इन 931 मिलियन टन ऑफ फूड वेस्ट से तो 23 मिलियन ट्रक्स भर जाएंगे, और ये 23 मिलियन ट्रक्स अर्थ को 7 बार पूरा का पूरा घेर लेंगे। ये रिपोर्ट ये भी बोलती है कि दुनिया में जितना भी फूड प्रोडक्शन होता है उतना हर साल 17% वेस्ट हो जाता है, ठीक है।
ये जो इंडेक्स निकाला है यूएनईपी ने, ये इन कोलैबोरेशन विद पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूआरएपी निकाला है। डब्ल्यूआरएपी क्या है? डब्ल्यूआरएपी है वेस्ट एंड रिसोर्सेज एक्शन प्रोग्राम, ठीक है ना, वेस्ट एंड रिसोर्सेज एक्शन प्रोग्राम इज डब्ल्यूआरएपी। फिर आगे बात की जाए, आउट ऑफ द टोटल वेस्ट जनरेशन हाउस होल्ड अकाउंट्स फॉर 61% ऑफ द वेस्ट फूड सर्विसेज, ठीक है ना। देखिए, घरों से जो वेस्ट निकलता है वो है 61%, फूड सर्विसेज से जो वेस्ट निकलता है वो है टोटल का 26%, और रिटेल से जो वेस्ट निकलता है वो है 13%। मतलब टोटल जो वेस्ट जनरेशन हो रहा है घरों से कितना निकल रहा है 61%, जो रिटेल दुकानों में फूल बिकता है, ठीक है, सब्जियां बिक रही हैं वो वेस्ट हो गई, तो रिटेल अकाउंट से जो फूड वेस्ट आ रहा है वो 13% है। बाकी फूड की जो सर्विसेज है, अब फूड सर्विसेज बहुत प्रकार की हो सकती हैं, इसमें रेस्टोरेंट्स भी आ सकते हैं, इसमें जो गवर्नमेंट एजेंसीज फूड्स बांट रही हैं वो भी आ सकते हैं, वो 26% फूड वेस्ट का फॉर्म करता है। अभी ये फूड सर्विसेज और रिटेल अकाउंट्स में बहुत सारा इंटरफेरेंस भी हो सकता है, बहुत सारा ओवरलैपिंग भी हो सकता है, तो एग्जैक्टली सेग्रीगेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अलग अलग देशों में फूड सर्विसेज और रिटेल बहुत जगह पे एक दूसरे के साथ ओवरलैप भी कर जाएंगे। कुल मिला के हाउस होल्ड से एक फैक्टर याद रखिएगा कि जितना भी यहाँ पे फूड वेस्ट हो रहा है, हाउस होल्ड्स की वजह से 61% फूड वेस्ट यहाँ पे हो रहा है। ओके, फिर आगे बात की जाए, द एजेंसी फर्दर हाईलाइटेड ऑन द ग्लोबल पर कैपिटा स्टेज 121 केजी ऑफ कंज्यूमर फूड इज वेस्टेड पर ईयर, आउट ऑफ 74 केजी इज वेस्टेड फ्रॉम द हाउस होल्ड्स। मतलब दुनिया में जितने भी लोग हैं पर इंसान 121 केजी फूड वेस्ट होता है पूरे साल में, जिसमें से 74 केजी वेस्ट तो एक पर्टिकुलर घर से आता है। इंडिया की आप बात करो तो इंडिया में जो हाउस होल्ड वेस्ट है वो है 50 केजी पर कैपिटा पर ईयर। हमारे घरों में जो लोग हैं पर पर्सन 50 केजी फूड वेस्ट होता है। तो टोटल इंडिया में कितना फूड वेस्ट हुआ? यूनिट 10, 100,000, 6 करोड़ 87 लाख टन पर ईयर। हाउस होल्ड फूड वेस्ट जो यूएसए में है वो है 59 केजी पर कैपिटा। तो यूएसए में कितना वेस्ट हुआ? 1 करोड़ 93 लाख पर टन पर ईयर। चाइना में 64 केजी पर कैपिटा हाउस होल्ड वेस्ट है, तो चाइना में कितना वेस्ट हुआ? 9 करोड़ 16 लाख टन पर ईयर। तो ये वेस्ट के कुछ फिगर्स निकल के आ रहे हैं। आपको अगर याद रखना है तो ये वाला इतना जो स्टैटिस्टिक्स है इतना आप कहीं नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लिए, ये आपके काम का है। प्लस शुरुआती ये वाला जो वो दे रखा है कि भाई फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट आई जिसने बोला कि 931 मिलियन फूड वेस्ट है, WRAP का फुल फॉर्म याद रखिएगा, तो इसके बेसिस पे भी आप कुछ कहीं पे पॉइंट्स लिख सकते हो। और हाँ, ये वाला फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है, द रिपोर्ट ऑल्सो हाईलाइट 17% ऑफ फूड ग्लोबल फूड प्रोडक्शन इज वेस्टेड दैट रफली इक्वल्स टू 23 मिलियन फुली लोडेड 40 टन ट्रक्स। इस प्रकार के अगर आप स्टैटिस्टिक्स याद कर सकते हो तो ये भी अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लो। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में चीज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट सर्ज एज वेस्ट एशिया अफ्रीका बिल्ड रिसोर्सेस। देखिए, आज के समय में मेजर एग्रीकल्चरल और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स गिर रहे हैं। ओके, इंडिया के नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान पे नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट्स इंडिया के बढ़ रहे हैं। अगर आप बात करो तो अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 का अगर आप डाटा देखोगे तो फूड ग्रेन्स के जो शिपमेंट है इंडिया में अप्रैल से जनवरी 2020-21 में ये कितने हुए हैं? $3.51 बिलियन। और 2019-20 अप्रैल जनवरी में कितने हुए थे? $1.63 बिलियन। तो अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 इसमें हुए 3.51 बिलियन के फूड ग्रेन एक्सपोर्ट, और 2019 से 2020 यानी अप्रैल 2019 से जनवरी 2021 में फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट हुए थे 1.63 बिलियन के। यानी इंक्रीमेंट कितना है फूड ग्रेन का यहाँ पे एक्सपोर्ट्स का? 115.44% का। ऐसा किसने बोला? अपेडा ने बोला है। तब इसमें जो मेजर चंक है वो नॉन बासमती राइस का है। जो बासमती राइस है भाई वो काफी कम बढ़ा है। अगर आप बासमती के शिपमेंट्स देखो तो मई 2020 से बासमती का एक्सपोर्ट इंडिया में कम हो रहा है। ओके, बासमती की बात की जाए तो इसी सेम टाइम पीरियड में पहले 3.36 बिलियन डॉलर्स का बासमती एक्सपोर्ट हो रहा था, लेकिन 2020-21 में यानी अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 में 3.27 बिलियन डॉलर्स का ही बासमती एक्सपोर्ट हुआ है। रिसेंटली अगर आप देखोगे तो इंडिया से नॉन बासमती एक्सपोर्ट्स वेस्ट एशिया में बढ़ गए, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बढ़ गए, क्योंकि वेस्ट एशिया और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जो कंट्रीज हैं वो भी बासमती के स्टॉक्स को बिल्डअप कर रहे हैं। ग्लोबल फूड स्कार्सिटी के चलते
कोविड-19 के पैंडेमिक के बाद इंडिया से भर भर के राइस बाहर एक्सपोर्ट किया जा रहा है। जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था, जब मैंने आपको बाओ धान या आसाम के रेड राइस वाली वीडियो डिस्कस की थी कि राइस के एक्सपोर्ट का बढ़ना कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है, हम अपना पानी बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बट चलिए, फिगर्स हैं तो फिगर्स मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। तो क्या समझ में आया कि जो स्टेपल फूड ग्रेन है आपका नॉन बासमती राइस, इसका एक्सपोर्ट 115.44% बढ़ा। ओके, $3.51 बिलियन के नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट्स हुए। वहीं पे बासमती राइस केवल $3.27 बिलियन के एक्सपोर्ट हुए। वेस्ट एशिया अफ्रीका में बहुत एक्सपोर्ट हुए और चाइना पहले ऑलरेडी बहुत सारे इंपोर्ट कर चुका है इंडिया से। ईरान की बात करें तो ईरान इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल कंज्यूमर्स ऑफ बासमती एंड नॉन बासमती राइस। ईरान ने 12,000 मेट्रिक टन ऑफ बासमती एंड नॉन बासमती राइस इंपोर्ट किया 2020-21 में। फाइनेंशियल ईयर 20 में इसने इंपोर्ट किया था 11,250 मेट्रिक टन। ये डाटा आया यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से। बहुत सारी और कंट्रीज भी अलग अलग प्रकार के नॉन बासमती राइस को इंपोर्ट कर रही है इंडिया से। इसमें मदागास्कर, मलेशिया, बेनिन, टोगो, सेनेगल आता है। अगर आप बात करोगे तो राबी सीजन में भी जो बासमती राइस को उगाने का या राइस को उगाने का बेसिकली जो टाइम है वो बढ़ गया। मैंने आपको पहले एनसीईआरटी में पढ़ाया था कि ज्यादातर जो चावल है वो खरीफ सीजन में उगाया जाता है, समर सीजन में, और राबी सीजन में चावल बहुत कम उगाया जाता है। राबी सीजन में, विंटर सीजन में ज्यादातर वीट उगाया जाता है। लेकिन अब आप देखो, जो चावल की खेती है उसको राबी सीजन में बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ओवरऑल इलाका जो चावल की खेती में आता है वो राबी सीजन में 17% बढ़ा है, लगभग 3.5 मिलियन हेक्टेयर से पहुंच गया है। ठीक है, लेकिन खरीफ सीजन के दौरान जो इलाका है जिस पे राइस उगाया जा रहा है वो 6% बढ़ा है, 40.7 हेक्टेयर पहुंच गया। तो खरीफ सीजन में चावल 40.7 हेक्टेयर्स में मिलियन हेक्टेयर्स पे उगाया गया और राबी सीजन पे 3.5 मिलियन हेक्टेयर्स पे उगाया गया। मैं फिर से बताता हूं, चावल की मैक्सिमम खेती खरीफ सीजन में होती है, समर सीजन में थोड़ा बहुत राबी सीजन में उगाया जाता है। वीट की जो मेजर खेती होती है वो राबी सीजन में होती है, थोड़ा बहुत उसको खरीफ सीजन में भी उगाया जाता है। ठीक है भाई, तो ये सब बातें यहाँ पे बोली गई हैं। जनरल स्टडीज पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी में ये चीज़ आपको काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप मैं जस्टिस कर पाया हूँ, चीज़ों को आपको सही तरीके से समझा पाया हूँ। हैव अ ग्रेट डे। गुड।